Hello friends, welcome to the ISNIA e-medical classes. Today we will discuss about infiltration and regeneration. First we will discuss about infiltration. Infiltration is the diffusion or accumulation of foreign substance into tissue or cell. इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? इसमें कोई सब्सटेंस होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है टिश्यू या सेल के अंदर. बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा और क्या कर जाएगा इन्फिल्ट्रेशन के अंदर? टिश्यू या सेल के अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है. इट इज़ एक्सेस टू नॉर्मल. ये जो कंडीशन होती है इन्फिल्ट्रेशन की, जितना नॉर्मल सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है उससे ज़्यादा एक्यूमुलेट इसमें कर जाता है. मटेरियल दैट कलेक्ट इनटू और सेल कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन. जो मटेरियल कलेक्ट होता है, एक्यूमुलेट होता है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन. वेनी पंचर. अगर हम किसी को कैनुलाइजेशन करते हैं, कैनुलाइजेशन में हम जब कैनुला लगा रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? वेन को पंचर करते हैं. तो वेन जब अगर हम पंचर करते हैं तो वेन जो है वो इधर से उधर पंचर हो जाती है, मतलब वो अपनी साइड छोड़ जाएगी. तो क्या हो जाएगा? उसमें इन्फिल्ट्रेशन वो कॉज करेगा. मतलब अगर उसने अपनी साइड छोड़ दिया और वो किसी और वेन में जाके इंसर्ट हो गई तो वो वहाँ पे क्या कॉज करेगा? वो एक्यूमुलेशन कॉज करेगा. एक्यूमुलेशन कॉज कर रहा है तो मतलब वो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है. पंचर ऑफ वेन बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन. अगर हम वेन का पंचर करते हैं, कैसे? मैकेनिकल फ्रिक्शन से. कैसे करके? कैनुला के थ्रू कर रहे हैं, तब भी क्या इसके चांसेस रहते हैं? इसमें इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस रहते हैं. डिसलोजमेंट ऑफ कैथेटर. अगर जो कैथेटर से हम कोई भी आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो क्या अगर उसमें हो रहा है, अगर उसका डिसलोजमेंट हो जा रहा है, मतलब जितना हमें लोड करना है सब्सटेंस उससे ज़्यादा अगर हम एक्सेस अमाउंट में कर रहे हैं तो भी क्या चांसेस रहते हैं उसमें इन्फिल्ट्रेशन होने के. इम्प्रॉपर साइज़ ऑफ कैनुला. अगर हमें बड़ा कैनुला लगाना है उसके कंपैरिजन में हमने छोटा कैनुला लगा दिया तब भी किसके चांसेस रहते हैं? इन्फिल्ट्रेशन होने के. मतलब अगर जितना फ्लूइड जाना होगा उतना फ्लूइड नहीं जा पा रहा और हम क्या दे रहे हैं? ड्रॉप है, हम इक्वल दे रहे हैं, तो उसमें क्या कर जाएगा? वो सब्सटेंस जाके एक्यूमुलेट कर जाएगा टिश्यू और सेल के अंदर. तो क्या कॉज करेगा? वो इन्फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट वन, क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. इन्फिल्ट्रेशन की कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं कि किसकी उसके बेस पे हम किस डिग्री में उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो इसमें क्या है? फर्स्ट वन है 0 डिग्री. 0 ग्रेड कब कहेंगे इसमें? जब कोई भी नो साइन ऑन सिम्टम्स दिखता है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन का अगर हमें कोई भी साइन सिम्टम नहीं दिख रहा है तो वो कौन सी ग्रेड में आएगा? 0 ग्रेड में. फर्स्ट ग्रेड में कब जाएगा? जब स्किन कैसी हो जाएगी? ब्लैंच्ड हो जाएगी. और डीमा कितना होगा? लेस देन 1 इंच. स्किन ब्लैंचिंग में क्या होगा? जैसे स्किन का, जैसे ये स्किन है, स्किन में छोटे छोटे हमें रेडनेस दिखने लगेगी, उसको क्या कहते हैं? स्किन का ब्लैंचिंग होना. और एडिमा कितना रहेगा? लेस देन 1 इंच रहेगा. नेक्स्ट वन, सेकेंड डिग्री में क्या होगा हमारा? कूल टू टच. अगर हम उस पार्ट को जहाँ पे वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ वो पार्ट कैसा फील होगा? टच करने पे कूल जैसा फील होगा. विद और विदाउट पेन. पेन भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट रह सकता है. स्किन कैसी रहेगी यहाँ पे? अभी भी स्किन कैसी रहेगी? ब्लैंचिंग रहेगी. एडिमा कितना रहेगा यहाँ पे? 1 to 6 इंच एडिमा रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट वन, थर्ड डिग्री में क्या फील होगा? कूल टू टच. जो स्किन है जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो कैसा रहेगा? अभी कूल रहेगा. विदाउट पेन हो सकता है. यहाँ पे स्किन कैसी हो जाएगी? ब्लैंच रहेगी. मतलब सारे सिम्टम्स कैसे सेकेंड डिग्री वाले हैं. बस यहाँ पे क्या कर रहेगा? एडिमा जो सेकेंड डिग्री में हुआ था 1 to 6 इंचेस, इसमें क्या रहेगा? मोर देन कितना हो जाएगा? 6 इंचेस. नेक्स्ट वन, फोर्थ डिग्री. फोर्थ डिग्री में क्या सारे सिम्टम्स आ जाएंगे? कूल टू टच होगा. माइल्ड और मॉडरेट पेन हो सकता है वहाँ पे. नमनेस फील हो सकती है उस एरिया में. और स्किन कैसी हो जाएगी वहाँ के? डिस्कलर्ड फील होगी. ग्रॉस एडिमा ग्रेटर देन 6 इंच. वहाँ पे एडिमा जो रहेगा वो कितना रहेगा? 6 इंच से मोर देन. सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट. वहाँ पे सर्कुलेशन जो होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एनी ब्लड प्रोडक्ट और वेसिकेंट. वहाँ पे क्या रहेगा? जो कोई भी सब्सटेंस गया होगा, जो भी फॉरेन सब्सटेंस गया है वहाँ पे जाके वो एक्यूमुलेट कर जाएगा. मतलब वेसिकल्स में जाके वो एक्यूमुलेट कर जाएगा. नेक्स्ट वन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन. फर्स्ट वन क्या है? वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहेगा, मतलब रेडनेस, इचिंग ऐसे करके साइन रहेंगे.
कूलनेस एंड ब्लैंचिंग एट आईवी साइट, जहाँ पे वो प्रेजेंट हुआ है वहाँ पे कैसा रहेगा, कूलनेस और ब्लैंचिंग प्रेजेंट रहेगी, मतलब रेडनेस जैसा प्रेजेंट रहेगा। वेट ड्रेसिंग, अगर उस पर्सन को ड्रेसिंग लगी हुई है तो वो कैसी स्किन हो जाएगी, वेट ड्रेसिंग हो जाएगी उसकी, क्योंकि वहाँ से पस जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। नेक्स्ट वन, स्टॉप्ड इन्फ्यूजन, अगर आईवी कैनुला लगा हुआ है तो और उसको आईवी फ्लूइड चल रहा है तो वहाँ पे जो इन्फ्यूज़न होगा वो स्टॉप हो जाएगा। नो बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आईवी ट्यूबिंग व्हेन लोअर देन द सॉल्यूशन कंटेनर, वैसे अगर हम सॉल्यूशन कंटेनर को बॉडी से अगर हम लोअर करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लड जो होता है वापस किस में आ जाता है, आईवी ट्यूबिंग लाइन में। यहाँ पे क्या होगा, आईवी ट्यूबिंग लाइन में वो ब्लड जो होगा वो वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट क्या करना है हमको, पेन मैनेजमेंट करना है हम। यूज़ वार्म कंप्रेस टू ट्रीट इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ पे क्या करने हैं, वार्म कंप्रेशन प्रोवाइड करने हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है वो सही हो जाए और पेन भी है वो मैनेज हो जाए। कोल्ड कंप्रेशन इफेक्टेड इन सम केसेस में क्या रहता है, हम वार्म कंप्रेसेस देते हैं और सम केसेस में क्या रहता है, कोल्ड कंप्रेशन जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। एलिवेट इन्फ्लामेटरी पार्ट, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसको क्या कर देना है, उस पार्ट को हमें एलिवेट कर देना है। कंसल्ट विद फिजिशियन फॉर ऑर्डर रिगार्डिंग कंप्रेस एंड एलिवेशन, हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना है किसके रिगार्डिंग, कंप्रेस करने के रिगार्डिंग कि हमें वेट कंप्रेशंस देने मतलब वार्म कंप्रेशन देने हैं या फिर हमें कोल्ड कंप्रेशंस देने हैं, और एलिवेशन के रिगार्डिंग भी हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट वन, रीजनरेशन, रीजनरेशन इज रिस्टोरिंग ऑफ मिसिंग ऑर्गन और टिश्यू मास। रीजनरेशन हमें खुद बता रहा है कि रीजनरेशन क्या है, किसी चीज़ का रीजनरेट हो जाना क्या कहलाता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हो रहा है, रीस्टोर क्या हो रहा है, जो भी मिसिंग पार्ट या फिर जो टिश्यू मास हुआ है वो गायब हुआ है वो कैसा हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। It is process of healing that take place by proliferation of parenchymal cell and restore almost complete tissue। इसमें क्या होती है, जो parenchymal cell हैं उनका क्या हो जाएगा, proliferation मतलब वो दोबारा से वापस आने लगेंगी, एंड restore almost complete tissue, इसमें क्या हो जाएगा, जो complete tissue पहले गायब हो गया था वो कैसा हो जाएगा, restore कर जाएगा, जो मिस हो गया था मतलब अपने प्लेस से वो कैसा आ जाएगा, फिर से वापस आएगा। These replaced daughter cells are usually derived from a tissue reservoir or पेरेंट्स स्टेम सेल। ये किससे आते हैं, जो ये जैसे रीजनरेशन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं वो जो सेल्स होंगी वो दोबारा से आ जाएंगी। तो जो ये सेल्स दोबारा से आ रही हैं मतलब जो डॉटर सेल्स हैं वो कैसे दोबारा से आ रही हैं, अपने पेरेंट सेल्स स्टेम सेल्स जो होती हैं जिनको हम पेरेंट सेल्स भी बोलते हैं उनसे ही ये क्या करती हैं, रीजनरेट कर रही हैं। मतलब डॉटर सेल्स जो किससे आती हैं, वो अपने पेरेंट स्टेम सेल से आती हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सेल एज पर द रीजनरेटिव एबिलिटी, कुछ टाइप की होती हैं, डिफरेंट सेल होती हैं, जैसे जैसे करके रीजनरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग सेल्स का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू रीजनरेटिव एबिलिटी ऑफ सेल, जैसे जैसे रीजनरेटिव एबिलिटी है सेल्स का उसके अकॉर्डिंग सेल क्लासीफाइड है। फर्स्ट वन क्या है, लेवाइल सेल, स्टेबल सेल, नेक्स्ट वन परमानेंट सेल। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लेवाइल सेल। लेवाइल सेल क्या होती हैं, सेल डिवाइड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ इन नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन। लेवाइल सेल्स जो होती हैं ये कंटिन्यू लाइफ में ये डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है, जैसे भी फंक्शनिंग अगर कहीं की भी इम्प्रॉपर होती है तो ये वहाँ पे डिवीज़न करने लगती हैं। नेक्स्ट वन, प्रोलिफरेट कंटिन्यूसली इन पोस्ट नेटल लाइफ, ये क्या करती हैं, पोस्ट नेटल लाइफ में ये प्रोलिफरेट करती रहती हैं, मतलब अगर ये मिसिंग हो रही हैं तो ये फिर से अपने आप में वापस आ जाएंगी। शॉर्ट लाइफ स्पान, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। रैपिड टर्नओवर टाइम, इनका जो टाइम ओवर होता है वो टर्न ओवर करता रहता है, मतलब एक बार गई फिर दोबारा से आ जाएगी, फिर गई फिर आ जाएगी, ऐसे कंटिन्यू ये आती जाती रहती हैं। फॉर एग्जांपल बोन मैरो सेल्स, लिम्फॉइड सेल, स्किन सेल, सर्विक्स एंड वजाइनल सेल्स जो होते हैं ये बार बार ग्रो करती रहती हैं। जहाँ जहाँ म्यूकस जैसे सिक्रेशंस होते हैं, जैसे स्किन में हो गया, वजाइना में हो गया, ठीक है, लिम्फॉइड सेल्स में हो गया, बोन मैरो भी क्या है यहाँ पे भी म्यूकस जैसा, तो ये सारी सेल्स जो होती हैं ये रीजनरेटिव होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, लेवाइल सेल। नेक्स्ट वन, स्टेबल सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल रिन्यूअल सेल। स्टेबल सेल्स जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं, कंडीशनल रिन्यूअल सेल, मतलब जब हमारी बॉडी को ऐसी कंडीशन में आ रही है
तब उसको रीजनरेट होने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस टाइम पे कौन सी सेल्स काम करती हैं? स्टेबल सेल। डिवाइड वेरी इनफ्रिक्वेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये जो स्टेबल सेल्स होती हैं ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर डिवाइड नहीं करती हैं, ये तभी डिवाइड करेंगे जब इनका रिक्वायरमेंट होगा। बट द स्टेम सेल आर स्टिमुलेटेड टू डिवाइड रैपिडली व्हेन सच सेल आर लॉस्ट। हम जब ये क्या होता है, जब स्टेबल सेल्स जो होती हैं ये लॉस हो जाती हैं, तो हमारी स्टेम सेल क्या करती हैं, इनको जाके इंडिकेट करती हैं कि अब तुम्हें डिवीज़न होने का ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में ऐसी ऐसी कंडीशन है। दीज सेल डिक्रीज एबिलिटी टू प्रोलिफरेट। ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर डिक्रीज एबिलिटी होती है डिवीज़न करने की, मतलब ये प्रोलिफरेशन करने की एबिलिटी इनके अंदर एज़ कम्पेयर टू द लेबाइल सेल इनके अंदर कम होती है। कैपेसिटी ऑफ दीज सेल मल्टीप्लाई इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई थ्रू आउट लाइफ। ये क्या होती हैं, ये मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी ये कम रखती हैं, ये लाइफ लॉन्ग में इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करती हैं, जब बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है तभी ये मल्टीप्लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमल सेल ऑफ ऑर्गन, जो पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं ऑर्गन की, वो पैनक्रियास सेल्स हो गया, लीवर सेल्स हो गया और किडनी सेल्स हो गया। जब इनका रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल हमारा लिवर जो है वो कैसा होता है, रीजनरेटिव ऑर्गन होता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें लिवर जो है वो डैमेज हो गया, तो लिवर सेल्स जो होंगी वो क्या कर जाती हैं, रीजनरेट कर जाती हैं। तो मतलब लिवर के अंदर कौन सी सेल हैं, वो स्टेबल सेल है। ये कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करती है, जब कंडीशन आती है तभी डिवाइड हो रही होती हैं। नेक्स्ट वन परमानेंट सेल। परमानेंट सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड इन फीटल लाइफ। ये जब फीटल लाइफ, जब बेबी बूम के अंदर होता है तभी ये डिवाइड करती हैं। दे कैन नॉट रिप्लेस व्हेन लॉस्ट। इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर ये कंडीशन में लॉस हो जाती हैं किसी भी कंडीशन में, तो हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। लॉस एबिलिटी टू प्रोलिफरेट आफ्टर बर्थ। ये जैसे ही बेबी का बर्थ होता है वैसे ही अपनी एबिलिटी कम कर देती हैं डिवीज़न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, न्यूरॉन सेल्स हो गया, कार्डियक मसल सेल्स हो गया और फोटो रिसेप्टर सेल्स हो गया। Thank you so much class. That's all for today. If you like my video, kindly subscribe my channel and do like and comment below.